welcome to Shortcut. We are starting chapter number 20 today from our social science book. The chapter is disaster management. Disaster जिसका मतलब हम हिंदी में जानते हैं कि होता है आपदा, यानी कि कोई भी ऐसी स्थिति जो हमारे लिए नुकसानदायक हो। जैसे कि हम बात करें अगर अर्थक्वेक की या फ्लड या फिर सूखा पड़ जाता है जैसे, तो ये सब सिचुएशंस जो है हमारे लिए डिज़ास्टर है। इवन कहीं आग लग जाती है, कहीं एक्सीडेंट्स वगैरह हैं या फिर बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह, ये भी एक तरह से डिज़ास्टर ही है, लेकिन ये सब मैन मेड डिज़ास्टर्स हैं। तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट की अगर कुछ सिचुएशन ऐसी होती है तो उस समय हम किस प्रकार से अपने आप को इन सिचुएशन से बाहर निकालें, तो यहाँ पर हम इसी के बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले चैप्टर। तो डिज़ास्टर क्या है? डिज़ास्टर दो तरह का हो सकता है, एक नेचुरल और एक मैन मेड। नेचुरल या फिर मैन मेड, ये दोनों तरह से इसको कैलकुलेट किया जा सकता है। और जो नेचुरल रहता है वो भी हमें नुकसान पहुंचाता है, और जो मैन मेड रहता है उससे भी हमें नुकसान पहुंचता है। यानी कि डिजास्टर जो है, जो आपदा है, उसका काम ही है नुकसान पहुंचाना, भले वो नेचुरल हो या फिर मैन मेड हो। तो इसमें लोगों की जान चली जाती है, प्रॉपर्टी का भी बहुत नुकसान होता है। तो हम कह सकते हैं कि डिज़ास्टर जो है, भले वो नेचुरल फॉर्म में आए या फिर मैन मेड फॉर्म में आए, वो दोनों ही तरीके से हमारे लिए ठीक नहीं है। अब जैसे कि हम बात करें कुछ नेचुरल डिज़ास्टर की, जैसे आप देख सकते हैं वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, अर्थक्वेक, सुनामी, ये सब नेचुरली होता है। और इससे कितना नुकसान होता है हमको, वॉल्केनो इरप्शन हो या अर्थक्वेक आता है, सुनामी आता है, तो हम भली भांति जानते हैं इससे बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है हमारे लिए। इसके अलावा बात करें हम अगर मैन मेड डिज़ास्टर की, जैसे कि एटम बॉम्ब अटैक जो किया गया था अमेरिका के द्वारा हिरोशिमा और नागासाकी, जो दो जापान के शहर थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय, तो कितना ज़्यादा नुकसान हुआ उससे, वो आज तक भुगत रहे हैं लोग। तो ये मैन मेड डिज़ास्टर था। इसके अलावा आप जानते हैं कि जगह जगह पर, जैसे कि भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हमारे देश में बहुत ही ज़्यादा एक गंभीर समस्या हुई थी, जब गैस लीक हुई थी, जो कि यूनियन कार्बाइड नामक एक कंपनी थी जो भोपाल में, उसमें से गैस जो लीक हुई थी उसके कारण काफ़ी लोग मारे गए थे। फिर चर्नोबिल न्यूक्लियर डिज़ास्टर जो कि रशिया में हुआ। तो ये सब जो हैं, ये हैं हमारे मैन मेड डिज़ास्टर्स और ये हैं नेचुरल डिज़ास्टर्स। अब डिज़ास्टर को यहाँ पर फिर से हम दोबारा देखिए बताया गया है दो तरह से, एक है नेचुरल डिज़ास्टर, दूसरा है मैन मेड डिज़ास्टर। नेचुरल डिज़ास्टर में हम बहुत सारी चीज़ें ले सकते हैं, जैसे कि फ्लड हो गया, साइक्लोन, सुनामी, ड्रॉट, अर्थक्वेक, वोल्केनो इरप्शन, फॉरेस्ट फायर एट्सेट्रा। और इनमें से बहुत सारे तो ऐसे हैं जिनके हम फोरकास्ट भी नहीं दे सकते। फोरकास्ट नहीं दे सकते मतलब जिनकी हम पहले से आगाही नहीं दे सकते हैं। हाँ, फ्लड की हम दे सकते हैं, साइक्लोन की भी दे सकते हैं, सुनामी की भी दे सकते हैं, ड्रॉट की भी दे सकते हैं, लेकिन क्या आप अर्थक्वेक के बारे में बता सकते हो भी अर्थक्वेक आने वाला है, या फिर वॉल्केनिक इरप्शन है, या फॉरेस्ट फायर है? इन चीज़ों के लिए हमारे पास कोई भी आगाही नहीं होती है। और दूसरा है मैन मेड डिज़ास्टर, जिसको आप जानते हैं, जैसे कि इंडस्ट्री में कहीं एक्सीडेंट हो जाए, या फायर जो हमारी गलती से लगे, बॉम्ब एक्सप्लोजन यानी कि बम फूट गया कहीं, या फिर दंगे हो जाते हैं, ये सब चीज़ें मैन मेड डिज़ास्टर में आती हैं। अब हम बात करेंगे नेचुरल डिज़ास्टर में। पहला हमारा टॉपिक है फ्लड। फ्लड क्या होता है इसको आप बहुत ही अच्छे से जानते हैं, क्योंकि रिसेंटली हम लोग अभी अक्टूबर के महीने में हमने एंट्रेंस लिया है, एंट्री की है, और जस्ट हमारे यहाँ से मॉनसून अब अलविदा कहकर हमसे जस्ट निकला है, समझिए कि अपने घर से। तो मॉनसून जो था उसने किस प्रकार से हमारे उत्तर भारत और कुछ ईस्टर्न पार्ट में कितनी ज़्यादा, मेरे ख्याल से पूरे भारत में तबाही मचाई थी इस मॉनसून के कारण। कितने ज़्यादा फ्लड, स्पेशली बिहार हो गया, इस साइड में कितनी ज़्यादा, आप समझते हैं असम, बिहार, कितनी ज़्यादा दिक्कत हुई लोगों को। तो फ्लड क्या होता है? जब ज़्यादा बारिश होने की वजह से जो पानी स्टोर है वो डैम्स के अंदर ज़्यादा हो जाता है, तो डैम्स के दरवाजे खोलने पड़ते हैं, या फिर इससे जो नदियाँ हैं उनका जल स्तर बढ़ जाता है। तो जो आजू बाजू का एरिया होता है, जो उस नदी के, रिवर के आजू बाजू के जो एरियाज़ होते हैं, लो लाइंग एरियाज़, जो ढलान वाले इलाके होते हैं, वहाँ पर पानी भर जाता है, तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है, चारों तरफ पानी पानी होता है। अब इस समय हमें क्या करना चाहिए? अब ये तो हमने देख लिया फ्लड क्या है, अब फ्लड के लिए हमें करना क्या चाहिए, कुछ चीज़ें बताई गई हैं। पहला, हमें अपना ज़रूरी सामान लेकर, जो भी बिल्कुल पर्सनल रिक्वायरमेंट का सामान है वो लेकर सेफ जगह पर चले जाना चाहिए। फिर हमें वाटर, ड्राई ब्रेकफास्ट, कैंडल्स, लालटेन और मैच बॉक्स, ये चीज़ें किसी भी प्लास्टिक के बॉक्स में रख लेनी चाहिए, प्लास्टिक बैग में रख लेनी चाहिए, ताकि ये खराब ना हो, क्योंकि आप जानते हैं ये सब चीज़ें ज़रूरी है हमारे लिए। अब वाटर क्यों भाई? क्योंकि वाटर आपको पता है कि उस समय फ्लड के कारण चारों तरफ पानी पानी हो गया है, गंदगी एकदम फैल गई है, तो ये जो कंटामिनेटेड वाटर है इसको अगर आप पियोगे तो आपको बीमार हो सकते हो आप। ऐसे में आपको साफ़ पानी चाहिए। डोंट कीप द चिल्ड्रन हंग्री, ऐसी सिचुएशन में हमें बच्चों को खासकर भूखे नहीं रखना चाहिए। फ्लड जैसे ही घटने लगे, रिसीड्स का मतलब होता है घटना, फ्लड का पानी जैसे उतरने लगे
उसके बाद भी आपको बॉइल्ड वाटर ही पीना है, क्योंकि चारों तरफ हर एक जगह जो है उस पानी की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान, यानी कि सब कुछ गंदा हो चुका है, कंटामिनेटेड हो चुका है सब कुछ। इस कारण से हमें बॉइल्ड वाटर ही पीना चाहिए। इसके अलावा आगे क्या बताया गया है, रेडियो, मोबाइल फोन्स, ये जो हैं इनको हम अपने पास रखें और हो सके तो इनको चार्ज रखें, ताकि जो आने वाले सिचुएशन के बारे में जानकारी है वो हमें मिलती रहे, और जो मदद अगर हमें कहीं चाहिए तो उसके लिए भी हम मोबाइल के द्वारा मदद के लिए भी गुहार लगा सकते हैं। और पानी जब चारों तरफ हो जाता है तो ज़मीन में रहने वाले प्राणी हैं, खासकर जो खतरनाक प्राणी जैसे सांप हैं, वो भी अपने आप को बचाने के लिए सूखी जगहों की तलाश में रहते हैं। तो ऐसे में आपके पास एक लकड़ी होनी चाहिए जिससे आप उनको भगा सको या उनको मार सको। अब हमें क्या नहीं करना चाहिए फ्लड के समय? हमें फ्लड वाटर में कोई भी चीज़ पकाकर नहीं खानी चाहिए, यानी कि बाढ़ के पानी में आप कुछ भी पकाकर खाओगे तो वो नुकसानदायक ही रहेगा, क्योंकि वो पॉइजनस रहेगा। डोंट मूव आउट विदाउट कलेक्टिंग ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, जब तक आपको पुख्ता जानकारी न मिल जाए तब तक आप अपनी जगह छोड़कर बाहर ना जाओ, क्योंकि अगर आप बाहर निकलते हो तो जो जगह हैं, आप देखते हैं ना अभी फ्लड के टाइम पे चारों तरफ जो सड़कें हैं वो पानी में डूब जाती हैं। कुछ लोग उन सड़कों को पार करने के लिए गाड़ियाँ उसमें डाल देते हैं और फिर वो उसके बाद बह जाते हैं। तो पानी की जो पावर है उसके बारे में उनको नॉलेज नहीं रहता है, ना ही उनको इतना पता रहता है कि रूट जो है वो सही है या ख़राब हो चुका है। तो ऐसे में आप बाहर निकलने से पहले 100 बार सोचिए कि आपको जाना है या नहीं। तो ये देखा हमने फ्लड के समय में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब साइक्लोन, ये साइकिल ऐसी है जो हमें लोन पे मिलती है, यानी कि साइकिल लोन, चक्रवाती तूफान जिसको हम कहते हैं। तो जब एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, यानी कि लो प्रेशर क्रिएट होता है, तो उस समय हरिकेन, टॉर्नेडोज वगैरह आते रहते हैं यूएस के अंदर, टाइफून्स आते रहते हैं चाइना के कोस्ट के आजू बाजू, जापान में भी। तो ये लो प्रेशर क्रिएट होने से होता है। तो ऐसी ही सिचुएशन भारत में भी आती है, और भारत जो है 3 तरफ से सी से घिरा हुआ है। आप जानते हैं इंडिया इज अ पेनिनसुला, जो कि एक तरफ अरेबियन सी है, एक तरफ बे ऑफ बंगाल और एक तरफ हमारे इंडियन ओशन है। तो इस कारण से जो समय समय पर, जो बरसात का समय जब लो प्रेशर क्रिएट होता है, बहुत गर्मी होती है उस समय, तो लो प्रेशर क्रिएट होने से समय समय पर बहुत सारे चक्रवात, बहुत सारे तूफान भारत के तट की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो उस समय हमें करना क्या चाहिए वो देखना है हमको। पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले जो बुलेटिन न्यूज़ वगैरह जो टेलीविज़न पे हमको मिलते हैं, रेडियो के द्वारा, वो सब चीज़ें हमें ध्यान से सुननी चाहिए रिलेटेड टू द स्टॉर्म। तो ताकि उसमें बताया जाता है कि कब वो तूफान आने वाला है, उसकी सिचुएशन कैसी रहेगी, वो बहुत ही तेज़ हवाएं चलेंगी, यानी कि, तो वो सब चीज़ें हम जानकर अपने लिए ज़रूरी सामान इकट्ठा कर सकते हैं और सिचुएशन से वाकिफ़ रह सकते हैं। तो हमें टीवी से जुड़े रहना चाहिए, रेडियो से जुड़े रहना चाहिए। आगे है, जिनके पास रेडियो है उनको एक्स्ट्रा बैटरीज रेडी रखनी चाहिए अपने पास, क्योंकि अगर आपके पास लाइट तो होगी नहीं उस समय, तूफान के समय खंभे गिर जाएंगे तो लाइटें तो चली गई। तो ऐसे में एक्स्ट्रा बैटरी हो तो आप रेडियो पे कम से कम खबर सुन सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। मोबाइल फ़ोन को फुली चार्ज रखना चाहिए। अगर आपके पास पावर बैंक जैसी चीज़ें हैं तो उनको भी फुल चार्ज करके अपने पास रखिए। तो पावर बैंक वगैरह जो घर में आप दूसरे कामों में यूज़ करते हैं, उनका उपयोग वहाँ ना करके फुल चार्ज करके अपने पास रखिए, ताकि उसको इमरजेंसी के समय यूज़ किया जाए। एक्चुअल में पावर बैंक्स जो हैं वो इमरजेंसी के लिए ही बने हैं, लेकिन फिर भी लोग उनको अलग अलग कामों के लिए यूज़ करते रहते हैं, तो उसका हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा जो इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, जो वार्निंग दी जाती हैं, जो कि रेडियो या टेलीविज़न के द्वारा, उनको हमें मानना चाहिए और उसको फॉलो करना चाहिए। र्यूमर्स मतलब होता है अफवाह, अफवाहों से दूर रहना चाहिए। अफवाह फैलेगी, कोई बोलेगा भाई तूफान इतना ज़्यादा हो गया है कि भाई सब कुछ उड़ जा रहा है, तो यहाँ से सब लोग निकल के वहाँ चले जाओ। तो ऐसी अफवाह में जब आप घर से निकले तो फिर तो ज़रूर आप निकल लोगे इस दुनिया से। आगे आपके पास एडिशनल फूड होना चाहिए, ड्राई ब्रेकफास्ट होना चाहिए और पीने का पानी होना चाहिए आपकी ज़रूरत के हिसाब से। तो ये सब चीज़ें आपके पास कंपलसरी हैं। इसके अलावा खाने के साथ साथ मेडिसिन्स और बच्चों के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं, जो खासकर बुजुर्ग और बच्चों के लिए, वो सब आपके पास सीमित मात्रा में नहीं, असीमित मात्रा में होनी चाहिए, ताकि कम से कम जब भी ज़रूरत पड़े तो इनको आप यूज़ कर सको। अगर रेस्क्यू टीम आपको अपना घर खाली करने के लिए बोलती है तो ही आप अपना घर खाली करिए, अदरवाइज़ नहीं, क्योंकि ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी रहती है कि किस प्रकार से आप लोगों को बचाया जाए। तो अगर रेस्क्यू टीम आती है, जो बचाव राहत कार्य वाली टीम आती है, जो NDRF जिसको हम कहते हैं, अगर वो आकर आपको खाली करने को कहती है आपका घर, यानी कि आपको अपना घर छोड़ के जाने के लिए कहती है, तो ही आप जाइए, अदरवाइज़ आप घर से नहीं निकलिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, पीने का पानी जो है वो साफ़ स्वच्छ पीना चाहिए ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि
ये कंटामिनेशन के द्वारा, वाटर पोल्यूशन जो है उसके द्वारा बहुत सारी जो गंदगी है, जो पोल्यूशन है, उस कारण से पानी जो है बहुत जल्दी दूषित होता है। तो अगर पानी आप स्वच्छ नहीं पियोगे तो आप बीमार हो सकते हो। आगे, अगर आपने किसी शेल्टर होम में शेल्टर लिया है, शेल्टर होम मतलब कहीं जहाँ पर लोगों को रखा गया है तूफान के समय, तो ऐसे शेल्टर होम में अगर आप वहाँ रुके हुए हैं, किसी एनजीओ या गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जा रहे, तो वहाँ पर उनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो और जब तक ना बोला जाए उस प्रीमाइस को, उस जगह को छोड़कर ना जाओ। इसके अलावा जो आपके डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स होते हैं, जो आपके घर में अगर गाय, भैंस, भेड़, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, कुछ भी जानवर है, गधा, घोड़ा, तो उन सबको छोड़ दो। टाइड मतलब बांध के मत रखो उनको पोस्ट के साथ, क्योंकि बेचारे अगर आप उनको खुला छोड़ दोगे, उनको फ्री कर दोगे, तो वो भी अपने आप को डिफेंड कर पाएंगे, वो भी अपनी सेफ्टी के लिए ऊंची नीची जगहों पे जा सकते हैं, किसी जगह पर जाकर छुप सकते हैं। लेकिन अगर उनको बंधा रहने देंगे तो तूफान में उनके साथ बहुत ही बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। अब हमें क्या नहीं करना चाहिए, तो तूफान के समय हमें क्या करना चाहिए वो तो देख लिया, क्या नहीं करना चाहिए। हमें गॉसिप और र्यूमर्स यानी कि अफवाहों पे और फालतू की बातों पे, जो गॉसिप्स आप टीवी में सुनते हैं रोज ही, उन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। और इंस्ट्रक्शंस जो कि वेदर डिपार्टमेंट के द्वारा दी जाती हैं, मौसम विभाग के द्वारा, उसको ध्यान दीजिए। उसके अलावा आप किसी की भी बात मत सुनिए। अगर एटमॉस्फेयर शांत हो जाता है, काम्स डाउन, कि अगर एकदम शांत हो गया, सब कुछ ठीक हो गया, आपको लगा भी बारिश रुक गई है, हवा रुक गई है, सब ठीक हो गया है, तो आप सोचो चलो बाहर जाके हम सेल्फियां लेते हैं, तो ऐसी घटना आपके लिए बड़ी दुर्घटना का कारण भी बन सकती है। क्योंकि एकदम से सब शांत हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि सब ठीक हो गया। सडनली फिर से दोबारा बारिश या हवा आ सकती है और उससे भी तेज़ी से आ सकती है। तो ऐसे में अगर आप सेल्फी लेने जा रहे हैं तो हो सकता है वो सेल्फी आपकी ज़िंदगी की आखिरी सेल्फी भी बन जाए। सो ऐसे में बाहर नहीं निकलना है। आगे बताया गया है कि इलेक्ट्रिक पोल्स जो होते हैं, यानी कि बिजली के खंभे, जो तारें होती हैं लटक रही होती हैं, उनको पकड़ के उनके साथ लटक जाना चाहिए। ऐसे बिल्कुल नहीं, उनके साथ हमें बिल्कुल उनसे दूर रहना चाहिए, क्योंकि बारिश के समय जब चारों तरफ गीलापन होता है तो ऐसे में बिजली की तारें, बिजली के खंभे जो हैं, ये हमारे लिए खासकर खतरनाक बन जाते हैं। तो इनसे जितना हो सके दूर रहिए। इसके अलावा जो बड़े बड़े होर्डिंग्स, बोर्ड लगे होते हैं ना, बड़े बड़े बैनर्स जो होते हैं वो, और बड़े बड़े पेड़, उनसे दूर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे समय में वो कभी भी टूटकर गिर सकते हैं और उड़कर हवा के कारण वो आपके ऊपर आ सकते हैं। बहुत सारे ऐसे हम इंसिडेंट्स देखते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ साइक्लोन। तो ये हमने देखा कि हमें साइक्लोन आने पे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब हम देखेंगे अर्थक्वेक के बारे में। अर्थक्वेक क्या होता है? जब सडन शेकिंग, जब पृथ्वी के अंदर, जो अर्थ के अंदर जो मूवमेंट होता है इंटीरियर में अर्थ के, तो उस समय जो एक मूवमेंट होता है, एक हम बोल सकते हैं कि एक कंपन क्रिएट होता है, जो कि हमें अर्थ के ऊपर भी, सरफेस के ऊपर भी महसूस होता है। इसको हम कहते हैं अर्थक्वेक। अर्थक्वेक को आप पहले से इसकी जानकारी नहीं, इसके लिए आप पहले से आगाही नहीं दे सकते। जैसे कि तूफान की दी जाती है कि भाई इस तारीख को तूफान जो है वो गुजरात तट से टकराने वाला है, तो ऐसी कोई घटना हम ड्यूरिंग फॉर द अर्थक्वेक हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अर्थक्वेक जो है वो किसी भी प्रकार से प्रिडिक्टेबल नहीं है। अब अर्थक्वेक सडनली आ गया तो भाई उसके लिए किया क्या जाए? और हम तो गुजरात में एक अर्थक्वेक, बहुत ज़बरदस्त अर्थक्वेक फेस कर चुके हैं इससे पहले। तो अर्थक्वेक के समय करें क्या, वो सबसे बड़ा सवाल है। तो क्या किया जाना चाहिए? सबसे पहले अगर आप रूम के अंदर हैं या जहाँ भी हैं, किसी बड़े बेंच या टेबल के नीचे शरण ले लीजिए। अगर आप स्कूल के अंदर हैं तो बेंच के नीचे बैठ जाइए। अगर आप खुली जगह पर हैं तो बिल्डिंग से दूर रहिए, बालकनी, इलेक्ट्रिक पोल्स, इलेक्ट्रिक वायर्स, इन चीज़ों से दूर रहिए। अगर आप व्हीकल ड्राइव कर रहे हैं, अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, तो अपने गाड़ी को एक जगह पर रोक दीजिए और अपने आप को बिजली के खंभों से, ऐसी चीज़ों से, यानी कि ऐसे जो चीज़ें होती हैं जो कि गिर सकती हैं, उनसे दूर रखिए। यानी कि गाड़ी चल रही है तो उसको साइड में रोक देना चाहिए और कहीं साइड में आप उससे, भले गाड़ी में बैठे रहिए, लेकिन बड़ी बिल्डिंग या ऐसी चीज़ें जो कि खंभे वंभे गिर सकते हैं, उनसे आप अपने आप को दूर रखिए। अगर आप वहाँ हैं तो अपने आप को गाड़ी के अंदर ही बैठे रखिए और जब तक अर्थक्वेक के ट्रेमर्स, यानी कि जो उसके झटके फील हो रहे हैं, तब तक आप अपने गाड़ी के अंदर ही बैठे रहिए। निकलने की जरूरत नहीं है, भले आप गाड़ी में बैठे हैं, लेकिन गाड़ी रोक ज़रूर दीजिए, वरना वो एक्सीडेंट हो सकता है। अर्थक्वेक के जाने के बाद कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि फ्रिज हो गया,
दीवार के ऊपर जो टंगी हुई हमारी फोटोग्राफ्स होती हैं या फिर पंखे वगैरह होते हैं, ये उसके ट्रेमर्स यानी कि झटके जाने के बाद भी गिर सकते हैं। तो इस कारण से इनसे दूर रहिए। जब तक कंफर्म ना हो जाए कि सब कुछ ठीक है तब तक इनसे दूर रहिए। हो सके तो इनको चेक कर लीजिए पहले कि भाई कहीं ये ढीले तो नहीं हो गए हैं, कहीं गिरने वाले तो नहीं है इस सिचुएशन में। और लोकल रेडियो की जो खबरें रहती हैं, जो इंस्ट्रक्शंस रहती हैं, उसको सुनते रहिए और उसको फॉलो करते रहिए। नई बिल्डिंग जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन होती है उनको अर्थक्वेक प्रूफ बनाना चाहिए। तो ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी जो कि हमारे यहाँ पर देखने को ये चीज़ें नहीं मिलती हैं, क्योंकि जो बिल्डर्स वगैरह बना कर देते हैं मकान, वो तो अपने फ़ायदे के लिए कम से कम दाम पे चीज़ तैयार करके देते हैं। तो ऐसे में अगर हम कहें कि वो अर्थक्वेक प्रूफ हमें बिल्डिंग देंगे बना के, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो बट फिर भी अगर आप खुद घर बनवा रहे हैं, भले उसमें थोड़े पैसे आपके ज़्यादा लगें, बट अर्थक्वेक प्रूफ आपका घर होना चाहिए। तो ये चीज़ आपको करनी चाहिए। अब क्या नहीं करना चाहिए? पहली चीज़, भाई अर्थक्वेक आ गया ऐसे चिल्लाते हुए इधर उधर डर के दौड़ना नहीं चाहिए। मतलब हड़कंप मचा दें, अरे भाई अर्थक्वेक आ गया है, गधों की तरह इधर उधर दौड़ने लगो, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। यू शुड बी वेरी सेंसिटिव अबाउट द इशू। आपको बड़े ही सीरियसली इस चीज़ को देखना है और अपना शांति बनाए रखनी है, कामनेस बनाए रखनी है, अपने दिमाग को शांत रखना है। अगर आप दौड़ोगे, पैनिक करोगे, तो दूसरे लोग भी डर जाएंगे। ऐसे में ये सिचुएशन नहीं क्रिएट होनी चाहिए। देन अगर कुछ चीज़ें गिर रही हैं तो उनको गिरने से रोकना नहीं चाहिए। अगर आप उनको रोकने की कोशिश करोगे तो हो सकता है आप अपने आप को घायल कर बैठो या फिर आप और उसके नीचे दब सकते हो। तो ऐसे में उस चीज़ों को गिरने से आप नहीं रोकिए, आप उससे दूर हो जाइए। ऐसे सिचुएशन के अंदर एलिवेटर्स का उपयोग ना करिए नीचे जाने के लिए। अब आप चौथी मंजिल पर रहते हैं तो वहाँ से नीचे जाने के लिए लिफ्ट का उपयोग करने की बजाय सीढ़ियों का उपयोग करिए और नीचे जाइए। लिफ्ट जो है वो कभी भी आपको लिफ्ट करवा देगी, इस कारण से लिफ्ट से दूर रहिए। अगर आप घर के अंदर हैं तो वुडन कैबिनेट्स जो यानी कि कबर्ड्स वगैरह होते हैं उनसे दूर रहिए। सेफ्स, मिरर, ग्लास वगैरह जो होते हैं, चैंडेलियर यानी कि जो झूमर वगैरह लगे होते हैं घरों के अंदर, उनसे दूर रहिए, क्योंकि एकदम से शेकिंग मूवमेंट के कारण इनमें से कोई भी चीज़ गिर सकती है। अगर आपके ऊपर गिरी तो आपका भरता बन जाएगा। इस कारण से इन चीज़ों से दूर रहिए। डोंट लाइट मैच स्टिक और लाइटर। अर्थक्वेक के समय आप माचिस या फिर लाइटर को मत जलाइए, ना ही कोई बिजली के उपकरण को चालू करिए, क्योंकि जब अर्थक्वेक आता है तो ऐसे में कुकिंग गैस जो है, जब सब कुछ हिलेगा तो ऐसे में कुकिंग गैस लीक होने के भी चांसेस हो सकते हैं, एलपीजी लीक होने के चांसेस भी हो सकते हैं। और ऐसे में अगर आपने कोई बिजली का स्विच चालू कर दिया या फिर आपने कोई माचिस वाचिस जला दी तो वहाँ पर दिवाली का बहुत ज़बरदस्त धमाका हो जाएगा। तो बिना दिवाली के दिवाला निकल जाएगा। इस कारण से हमें माचिस वगैरह नहीं जलानी चाहिए उस समय। डोंट पुट अ फोन कॉल अनलेस फॉर इमरजेंसी, मेडिकल हेल्प और फायर। और उस समय आप इमरजेंसी कॉल मत करिए अनटिल अनलेस बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो, मेडिकल हेल्प चाहिए आपको या फिर आग लग गई है तो तभी आप कॉल करिए, क्योंकि उस समय आप जिस सिचुएशन में हैं शायद आप अपने आप को संभाल सकते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो संभाल नहीं पा रहे हैं, जिनको आपसे भी ज़्यादा, जिनकी कंडीशन ख़राब है। और सब लोग जो हैं उनकी मदद करने के लिए यानी कि रिलीफ वर्क जो राहत कार्य चल रहा है उसका उधर जो रुझान है उसको आप ऑब्स्ट्रक्ट मत करिए फ़ोन करके। अब देखिए जो बचाव कार्य वाले लोग हैं वो भी इंसान है हमारी तरह, वो कोई सुपरमैन स्पाइडरमैन तो नहीं है कि वो आके सबको ठीक कर देंगे। तो ऐसे में हमें ये ध्यान रखना है कि फालतू छोटी मोटी बात के लिए भी भाई हमें हेल्प चाहिए वो नहीं करना चाहिए। जहाँ तक हो सके आप अपने आप को खुद संभालिए। हाँ बिल्कुल, जब सिचुएशन आपसे बाहर आउट ऑफ कंट्रोल है तब आप कॉल करके बुला सकते हैं। आगे हम देख रहे हैं सुनामी। ये कौन सा मी है? ये वो मी है जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है हमारे लिए। सुनामी जो कि शब्द हमने काफ़ी समय तक तो इसको जानते ही नहीं थे हम, लेकिन अब ये कॉमन सा शब्द बन चुका है हमारे जीवन में। अब जब अर्थक्वेक समंदर के अंदर आता है, कभी कभी कहाँ आता है? समंदर के अंदर। समंदर के अंदर आता है अर्थक्वेक, तो उस समय सी के अंदर जो हलचल होती है उससे बहुत ही ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं। आप सिंपल इसके लिए अगर आप एक एक्सपेरिमेंट करना चाहें, एक छोटा सा एक्टिविटी करना चाहें, तो एक बड़े टब के अंदर पानी लीजिए और उसके अंदर एक पत्थर फेंक दीजिए। पत्थर फेंकने के बाद आप देखते हैं लहरें कैसे उठती हैं, मतलब एक वेव उठती है। तो उसी प्रकार जब सी वाटर के अंदर, सी के अंदर जब हलचल होती है तो एक बड़ी सी वेव्स उठती हैं। और ये सिर्फ अर्थक्वेक के कारण नहीं होता है,
मे बी अर्थक्वेक भी हो सकता है, फिर कभी कभी वॉल्केनो इरप्शन भी होता है समंदर के अंदर, उसके कारण भी हो सकता है, या फिर ये लैंडस्लाइड के कारण भी हो सकता है, अंदर जो समंदर के अंदर भी जो पत्थर पहाड़ रहते हैं उनके कारण हो सकता है, या फिर ग्लेशियर्स वगैरह या बड़े बड़े बर्फ़ के पहाड़ जो हैं वो टूटकर पानी में गिरते हैं। तो कोई भी कारण हो सकता है इसके लिए। तो ये जो है इसको हम सुनामी कहते हैं। ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, जो बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, इनको हम सुनामी कह सकते हैं। सुनामी जो है ये शुरू होती है समंदर के बीच से, और इसका प्रभाव आता है, यानी कि जब सी के, जैसे कि समझो ये हमारी सी है और इसके अंदर यहाँ पर अगर कुछ अर्थक्वेक आया, ये सेंटर, तो इसके बाद जो लहरें उठेंगी यहाँ से छोटी छोटी उठेंगी, लेकिन जब ये किनारे तक आएंगी तो बहुत ही विशाल रूप ले लेंगी, और ये जैसे जैसे किनारे की तरफ बढ़ेंगे इनकी तीव्रता यानी कि इनकी स्पीड और इनकी हाइट भी बढ़ती रहेगी। अब लगभग 2 लाख लोग जो कि थाईलैंड, इंडिया और इंडोनेशिया, श्रीलंका और साउथ ईस्टर्न कंट्रीज़ में इसके विक्टिम बने थे जब ये 26 दिसंबर 2004 को आई थी। तो भारत में हम इसको देख चुके हैं, जो कि 26 दिसंबर 2004 में इसने जो हड़कंप मचाया था भारत के अंदर। 2 लाख लोग लगभग इससे प्रभावित हुए थे। आज की बात करें, आज हमारे पास लगभग हम लोग अर्थक्वेक का तो हमारे पास कोई जानने का कोई तरीका नहीं कि अर्थक्वेक कब आएगा, क्या है उसकी प्रेडिक्शन नहीं होती, लेकिन अर्थक्वेक आने के बाद सुनामी का प्रेडिक्शन हम कर सकते हैं। तो इससे काफ़ी हद तक हम जो डेथ है उसको कम कर सकते हैं। अब हमें क्या करना चाहिए? जब सुनामी की वार्निंग आती है तो तुरंत आप समंदर के किनारे से दूर चले जाइए सेफ जगह पर। उस समय आपके पास रेडियो होना चाहिए, इंस्ट्रक्शन के हिसाब से जो भी अथॉरिटीज़ बोल रही हैं उसको फॉलो करिए, और अपने हाथ में एक रेडियो जरूर रखिए। कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू बिल्डिंग्स एंड सेटलमेंट शुड बी कैरिड आउट कंसिडरिंग द सुनामी इम्पैक्ट। अगर आप वहाँ नई बिल्डिंग या नई कोई भी घर बना रहे हैं अपना, अगर आप सी के आजू बाजू, तो उसमें आपको सुनामी इम्पैक्ट यानी कि सुनामी के प्रभाव को आपका घर झेल सके, इसका पूरा ध्यान रख के ही घर बनाना है। मैंग्रोव रिड्यूसेस द ओवरऑल इम्पैक्ट ऑफ सुनामी। मैंग्रोव फॉरेस्ट जो कि सी के किनारे पे रहता है, आपने देखा होगा बहुत ही एकदम घना जंगल होता है, जो पेड़ हैं जिनको मैंग्रोव ट्रीज कहते हैं, वो मैंग्रोव ट्रीज जो है वो सी के किनारे पे उगाए जा सकते हैं। और अगर मैंग्रोव फॉरेस्ट हम लोग बढ़ाते हैं सी शोर पे तो इससे सुनामी के प्रभाव को कम किया जा सकता है। तो मैंग्रोव फॉरेस्ट को हमें बढ़ाना चाहिए। अब हमें क्या नहीं करना चाहिए? कभी भी बड़ी बिल्डिंग जो कि सी के पास में है उसके ऊपर शेल्टर मत लीजिए, क्योंकि आपको लगेगा कि आप तो बहुत ऊंचाई पे, इतनी ऊंचाई पर लहरें नहीं आएंगी। हाँ, लहरें वहाँ पर नहीं आएंगी, लेकिन लहरों का जो इम्पैक्ट है वो लोअर पार्ट जो बिल्डिंग का है उसको इतनी ज़ोर से वो आके टकराएगा उससे कि हो सकता है वो बिल्डिंग गिर जाए और आप जो है ऊपर से ही ऊपर निकल लो। तो इस कारण से बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के ऊपर आपको शेल्टर नहीं लेना चाहिए, खासकर सी कोस्ट के पास में। जैसे ही सुनामी रिसीड यानी कि सुनामी खत्म हो जाती है, उसका पानी जब उतरने लगता है तो तुरंत आप सी कोस्ट की तरफ नहीं जाओ भी चलो अब सेल्फियाँ लेके आते हैं चलो, क्योंकि वहाँ पर फिर से दोबारा भी वो लहरें आ सकती हैं या फिर उसके साथ कुछ और भी आपको नुकसान हो सकता है। तो ऐसे में आप तुरंत वहाँ पर सेल्फियाँ लेने के लिए मत जाइए। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस जो कि अथॉरिटीज़ के द्वारा दी जाएंगी उनको फॉलो करते हुए वैसे ही आप फॉलो करिए। अब ये था हमारा चैप्टर आज का डिजास्टर मैनेजमेंट। अब अगले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हमारा टॉपिक ड्रॉट। तब तक बने रहिए मेरे साथ। हैव अ नाइस डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।